Hello students, welcome to this video. Students, in this video we are talking about composition scheme under GST, but this video is only for the concept clearing. Okay, so let's go for the concept. जैसे कि हमें सबको पता है कि टैक्स सभी को भरना पड़ता है, but the thing is what, like government impose tax on turnover with a specific threshold limit. अब threshold limit क्या है? That is कि कोई भी बिजनेस पर्सन है उसको टैक्स पे करने की जरूरत होती है. इफ द पर्सन इज रनिंग अ बिजनेस for the purpose of profit making or for the purpose of serving to the society, उसे टैक्स पे करना ही पड़ता है. बट ऑफ कोर्स इसका एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है कि जिसके बियॉन्ड अगर उसका टर्नओवर होता है तो उसको स्पेसिफिक टैक्स रेट के हिसाब से पेमेंट करने की ज़रूरत होती है, उसकी लाइबिलिटी होती है. अगर उस लिमिट के उस लिमिट के अंडर उसका टर्नओवर होता है तो डेफिनेटली द पर्सन इज फ्री फ्रॉम टैक्स लाइबिलिटी. ओके, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है. इस थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. Okay, now why the threshold limit has been set by the government? For better control over large number of taxpayers, government has categorized them according to large scale or small scale. The only reason is to keep very small taxpayer out of the tax net or tax regime. Okay, होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स होने की वजह से गवर्नमेंट को एक प्रॉपर वे से जो कलेक्शन शुरू करना है वो कलेक्शन हो नहीं पाता है, या फिर उनको वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. इसलिए कौन से इंसान ने, कौन से टैक्स पेयर ने कितने रेट के साथ पेमेंट करना है और किसने कौन से रेट के साथ पेमेंट करना है, इसके लिए वहाँ पे कैटेगरी बना दी है. नाउ ये क्यों किया है? क्योंकि बहुत ही कम टर्नओवर जिन लोगों का है वो लोग इस टैक्स नेट से या टैक्स रिजीम से साइड में हो जाए, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हमें इन लोगों के पास ध्यान नहीं देना है ज़्यादा टैक्स पेमेंट के लिए. ओके, बाकी इनके वेलफेयर के लिए तो डेफिनेटली पॉलिसी बनेगी, लेकिन टैक्स कलेक्शन के लिए इन पर बर्डन नहीं देना है. देन though the small taxpayers are free from tax liability on interstate level. अब जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था, कोई भी बंदा है अगर वो बिजनेस रन करता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट मेकिंग और फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग टू द सोसाइटी, वो बंदा जब इंटरस्टेट लेवल पे अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन करेगा तो वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी से डेफिनेटली फ्री होता है. ये कब होता है? जब वो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर उसका टर्नओवर है तब. बट दे हैव टू पे देयर लाइबिलिटी ऑन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. लेकिन वो इंटरस्टेट लेवल पे भले ही वो फ्री हो जाए टैक्स लाइबिलिटी से, लेकिन अगर वो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट लेवल पे करते हैं तो डेफिनेटली द पर्सन हैज टू पे देयर टैक्स लाइबिलिटी. दैट मीन्स no any taxable person is out of this stream. Okay, इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको टैक्स पे करना नहीं है. However, once a person obtains registration, he is liable to pay GST. एक बार बंदे ने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसे GST पे करना ही है, even if his turnover is less than threshold limit. Okay, he will be also liable to pay GST under reverse charge wherever applicable. अब ये reverse charge क्या है, reverse charge mechanism क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे. लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लास्ट टाइम हमने वीडियो में ये कॉन्सेप्ट लिया था. होपफुली आप लोगों को याद है. अगर नहीं याद है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, या फिर अगले वीडियो की जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसके उस कॉन्सेप्ट को लेके अगला वीडियो आएगा तो उस वीडियो का आप वेट कर सकते हैं. लेकिन तब तक let's go for the next part of this meaning. So GST requires heavy compliance cost due to detailed accounting and paperwork involved. ओके, अब ये जो GST हम लोगों को पे करना है, जैसे कि बताया कि कोई भी इंसान है जो GST रजिस्टर्ड है तो GST पे करना ही है. तो चलो ठीक है, एक्सेप्ट है कि हमको GST पे करना है,
लेकिन जीएसटी पे करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं गवर्नमेंट से किसी टैक्स पेयर को फुलफिल करने के लिए, उसका कंप्लाइंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ डिटेल्ड अकाउंटिंग एंड पेपर वर्क। बहुत सारे रिटर्न्स भरने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, बहुत सारा अकाउंटिंग रेडी करना पड़ता है। जो बिजनेसमैन है उन लोगों को। देन स्मॉल टैक्सेबल पर्सन डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। बट ऑफ कोर्स है, जो लोग बहुत ही कम मात्रा में या फिर बहुत ही लो टर्नओवर के साथ काम करते हैं, उन लोगों को ज़्यादातर जीएसटी के जो सारे रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करने के बारे में नॉलेज नहीं रहता, और ना ही अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है इसका मतलब वो एक्सपर्ट नहीं रहते हैं उसमें। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे अकाउंट्स और बहुत सारे रिकॉर्ड्स सबमिट करने पड़ते हैं। हैंस फॉर देम मतलब ऐसे स्मॉल टैक्सेबल पर्सन जो लोग नॉलेज और एक्सपर्टाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्सपर्टाइज के केस में वो कम है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। सो ऐसे लोगों के लिए अ सिंप्लीफाइड कंपोजिशन स्कीम हैज बीन प्रोवाइडेड। गवर्नमेंट ने एक कंपोजिशन स्कीम नाम से एक पर्टिकुलर सिंपल क्या कहेंगे सिंपल प्रोसेस उन्होंने प्रोवाइड की है ऐसे लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है जीएसटी के लिए। ओके, सो under which section? Under the section of 10 of CGST Act. CGST, that is? Yes, very good. I hope you know. So now what is composition scheme? Composition scheme is a tax paying mechanism offered to small business. जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा कि बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं जिन लोगों को नॉलेज नहीं है या फिर वो एक्सपर्ट नहीं है जीएसटी की सारे प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन में, उनके लिए ये कंपोजिशन स्कीम है जो एक मैकेनिज्म है, टैक्स पेइंग मैकेनिज्म है। It is simple and easy scheme under GST for taxpayers. Okay, I don't think so you need the explanation for this. Then small taxpayers can get rid of tedious GST formalities. क्या होता है अगर composition scheme अवेल करते हैं या फिर अंडर composition scheme रजिस्टर्ड करते हैं कि small taxpayers जो होते हैं वो GST formalities जो होती है बहुत complicated, उससे वो बाहर निकल जाते हैं एंड पे जीएसटी एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ टर्नओवर। जीएसटी उनको पे वैसे भी तो करना ही है, तो वो जीएसटी एक स्पेसिफिक रेट ऑफ टर्नओवर से पे करते हैं। देन व्हेन कंपेयर्ड टू नॉर्मल जीएसटी फाइलिंग, द कंपोजिट स्कीम ऑफर्स टू मेन बेनिफिट्स। कौन से? रिड्यूस्ड पेपर वर्क एंड कंप्लायंस एंड लोअर टैक्स लायबिलिटी। ओके, दो फायदे होते हैं कंपोजिशन स्कीम अंडर अगर कोई रजिस्टर्ड करता है तो। एक तो पेपर वर्क और जो कंप्लायंस होता है रिक्वायरमेंट्स का वो बहुत कम हो जाता है, एंड द सेकंड वन इज टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि जो स्मॉल बिजनेसेस है वो जब कंपोजिशन स्कीम अंडर रजिस्टर्ड होते हैं तो उनके लिए टैक्स रेट अलग हो जाता है। The scheme can be opted by any taxpayer whose turnover is less than 1.5 crore. कोई भी इंसान है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, ऐसा कोई भी इंसान कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, ऐसा बताया गया है। The person can opt it. GST composition scheme is an option available to registered taxpayer who needs to inform the tax authorities of his intention to be registered under the scheme. जब शुरुआत में कोई स्मॉल बिजनेस होता है, जब वो रजिस्टर्ड करता है तो कंपोजिशन स्कीम ये बताता है गवर्नमेंट को या फिर टैक्स अथॉरिटीज को कि मैं टैक्स पे करना चाहता हूँ और मैं कंपोजिशन स्कीम अंडर रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ। इन द केस registered taxpayer fails to comply with the same, he would be treated a normal taxpayer and administered accordingly. कंपोजिशन स्कीम के कोई रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि अगर समझो किसी बंदे ने कंपोजिशन स्कीम अंडर रजिस्टर्ड किया है खुद को, तो डेफिनेटली उस बंदे को वो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने पड़ते हैं। लेकिन अगर समझो कभी ऐसा हुआ जो कंपोजिशन स्कीम अंडर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उसने वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं किए, तो उस बंदे को
उस कंपोजिशन स्कीम में से ऑटोमेटिकली बाहर निकाल दिया जाता है एंड द पर्सन विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल टैक्स पेयर एंड एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंगली. Okay, this option needs to be for all businesses of the taxpayer, that is both for goods as well as services. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये goods के लिए है, बल्कि ये goods और services इन सारी चीजों के लिए है. Now the turnover and rate of tax. A registered taxpayer whose aggregate turnover does not exceed rupees 75 lakhs in the preceding financial year. कौन एलिजिबल है? जिसका 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है वो तो है, बट एट द सेम टाइम वो बंदा 75 लाख पिछले फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख से उसका टर्नओवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ऐसा बंदा ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड कर सकता है. नाउ हाउ ही कैन पे द टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन. मोर देन 1% फॉर मैन्युफैक्चरर, 2.5% for restaurant sector and 0.5% for other suppliers of turnover. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे दो सेक्टर्स जो है वो क्लियरली बताए हैं, दैट इज मोर देन 1% फॉर मैन्युफैक्चरर एंड 2.5% फॉर रेस्टोरेंट सेक्टर्स. नाउ यहाँ पे 0.5% फॉर अदर सप्लायर्स. तो आपका एक असाइनमेंट है, दैट इज अदर सप्लायर्स जिस पर 0.5% टैक्स पे होगा अंडर कंपोजिशन स्कीम. तो ये अदर सप्लायर्स के अंदर क्या क्या आता है ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके, आई होप स्टूडेंट यू गेट द कॉन्सेप्ट. अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज मुझे मेरे पर्सनल विंडो पे पिंग कीजिए या फिर वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दीजिए. देन द टैक्स पेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कीम, the person or who are the suppliers that excluded from the scheme, that is following taxable person are not granted permission to opt the scheme. The very first supplies goods not leviable under the act. Okay, ऐसे कोई भी goods है जो इस GST एक्ट में नहीं आते हैं, ऐसा कोई भी इंसान ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता. द सप्लाईज सर्विसेज, कोई भी बंदा है जो सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, ऐसे लोग इसमें नहीं आते. मतलब गुड्स भी और जो सर्विसेज भी इस एक्ट के अंडर नहीं है वो भी. मेक्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंट्रास्टेट, दैट इज इंटरस्टेट सप्लाई. अगर जो लोग इंट्रास्टेट नहीं बल्कि इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को वैसे भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, टैक्स फ्री होते हैं वो, तो कंपोजिशन स्कीम भी उनके लिए उनको ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है. मेक्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. ओके, सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट में डाल दीजिए या फिर मेरे पर्सनल विंडो पे पिन कर दीजिए. Now wait for the next video for the provision for a composition scheme under GST. Till then, thank you. Bye bye. Stay at home. Stay safe.